Third part of this chapter is thermoregulation. Thermoregulation in plants and then thermoregulation in animals. So what is thermoregulation? वर्ड थर्म का मतलब हीट या टेम्परेचर है और रेगुलेशन मीन्स टू मेंटेन, टू रेगुलेट, टू कीप एट बैलेंस, टू कीप एट कांस्टेंट, राइट? सो थर्मोरेगुलेशन मीन्स to regulate or to maintain the temperature of the body of living organisms in tolerable range. टॉलरेबल रेंज के अंदर टेम्परेचर को रखना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है. अब थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स अगर हम देखें, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, हाई टेम्परेचर से भी और लो टेम्परेचर से भी. तो प्लांट्स के अंदर भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, प्लांट्स की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और अगर टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है, टेम्परेचर टॉलरेबल नहीं है, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, तो प्लांट के एंजाइम्स, मेटाबॉलिक एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे, वर्किंग नहीं करेंगे या बेस्ट वर्किंग नहीं करेंगे, जिससे प्लांट्स भी मुतासर होंगे. तो हम देखेंगे कि हाई टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से प्लांट्स को इफ़ेक्ट करता है. टेम्परेचर हायर दैन द ऑप्टिमम टेम्परेचर और टॉलरेबल टेम्परेचर प्लांट्स के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है. हाई टेम्परेचर प्लांट्स के एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है. हमें मालूम है कि ईच काइंड ऑफ एंजाइम रिक्वायर एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, द बेस्ट टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ दैट टेम्परेचर ऑफ एन एंजाइम एट विच द एंजाइम परफॉर्म्स इट्स फंक्शन मैक्सिमम. तो प्लांट्स के अंदर हाई टेम्परेचर जो है ये एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है. ये एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है. एंजाइम डीनेचरेशन मीन्स एंजाइम्स का प्रोटीन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है. जब एंजाइम्स का प्रोटीन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो ये जो मेटाबॉलिज्म, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहे होते हैं वो नहीं कर सकते, तो उससे प्लांट्स की डेथ हो सकती है, प्लांट सेल्स की डेथ हो सकती है. तो प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी एडाप्टेशंस हैं हाई टेम्परेचर के लिए? हमें मालूम है एडेप्टेशंस बायोलॉजी में क्या होती हैं. एडेप्टेशंस आर चेंजेस टू मीट रिक्वायरमेंट्स. अब कुछ प्लांट्स हाई टेम्परेचर वाले रीजन में ग्रो करते हैं तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, तो इस हाई टेम्परेचर को हैंडल कैसे करना है, इसमें एडेप्ट कैसे करना है, इसमें कंपनसेट कैसे करना है. तो हम देखेंगे कि हाई टेम्परेचर के लिए प्लांट्स में एक तो इवेपोरेटिव कूलिंग है. व्हाट इज़ दिस इवेपोरेटिव कूलिंग? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन होती है. व्हाट इज़ दिस ट्रांसपायरेशन? द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स के वो हिस्से जो हवा में है उनसे वाटर इवेपोरेट होता है. स्टोमेटा के ज़रिए इवेपोरेट होता है, लेंटिसेल्स के ज़रिए इवेपोरेट होता है. जब इवेपोरेशन होती है तो उससे कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है. तो प्लांट्स ट्रांसपायरेशन या इवेपोरेटिव कूलिंग से इस हाई टेम्परेचर को कंपनसेट कर लेते हैं. दूसरा, जब समर सीज़न में, मौसम गर्मा में शदीद मौसम गर्म हो जाता है, दोपहर के वक्त टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज़ कर लेते हैं. अब जब स्टोमेटा क्लोज़ होंगे तो इससे क्या होगा? इससे एक तो थर्मोरेगुलेशन में हेल्प मिलेगी, दूसरा वाटर कंजर्वेशन रहेगी, यानी वाटर कंजर्व रहेगा. अब बहुत हाई टेम्परेचर है, अगर स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो इवेपोरेशन बड़ी फास्ट होगी, तेज़ होगी, जिससे पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा. तो प्लांट्स पानी के वेस्ट को बचाने के लिए अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेते हैं. अब बहुत ही हाई टेम्परेचर में ग्रो करने वाले प्लांट्स के अंदर एक तीसरी एडाप्टेशन भी देखी गई है. वो अपनी बॉडी के अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स पैदा कर लेते हैं. ये कौन सी प्रोटीन्स हैं?
ये वो प्रोटीन्स हैं जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की सलाहियत रखती हैं, यानी हीट शॉक प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती हैं। तो प्लांट्स ने हाई टेम्परेचर के लिए, यानी जो ट्रॉपिक रीजन्स में प्लांट्स हैं जो वेरी हाई टेम्परेचर वाले एरिया में ग्रो करते हैं, तो वो हीट शॉक प्रोटीन्स भी बना लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर प्लांट्स के लिए किस तरीके से ख़तरनाक है या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। उसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन में एक लिपिड बाइलेयर होती है और वो लिपिड बाइलेयर फ्लूइड होती है, यानी उसकी नेचर फ्लूइड होती है। फ्लूइड मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो वो जो फ्लूइडिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल के ज़िंदा रहने के लिए इसकी सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। इसके अंदर कुछ चीज़ें इसके अंदर से पास थ्रू कर सकें और कुछ चीज़ों को ये रोक ले। ये तब मुमकिन है जब वो लिपिड्स की फ्लूइडिटी बरकरार रहे। जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो वो लिपिड्स की फ्लूइडिटी ख़त्म हो जाती है। लिपिड्स की फ्लूइडिटी ख़त्म हो जाने का क्या मतलब, लिपिड्स फ्रीज़ हो जाते हैं, लिपिड्स लॉकअप हो जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिससे जब फ्लूइडिटी मुतासर होगी तो सेल मेम्ब्रेन का सिलेक्टिवली जो परमिएबल फंक्शन है वो मुतासर हो गया और सेल के डेथ होने के बहुत सारे चांसेस हैं। लिपिड्स के अलावा प्रोटीन्स भी फ्रीज़ हो जाए अगर, तो ये भी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। हम देखते हैं कि प्लांट्स लो टेम्परेचर के लिए क्या क्या एडेप्टेशन रखते हैं। वंस अगेन, एडेप्टेशंस मीन्स changes to meet requirements. Some plants grow in low temperature regions where temperature is very low, freezing temperature is there. So what the plant do in this regard? Plants जो हैं लो टेम्परेचर में वो अपनी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इजाफा कर लेते हैं। अब हमें मालूम है कि फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं या फैट्स दो तरह के होते हैं। एक सैचुरेटेड जिनमें कार्बन कार्बन तमाम बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट होते हैं, दूसरे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होते हैं। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये जल्दी फ्रीज़ नहीं होते, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो फैटी एसिड्स की जब लेयरिंग होती है तो उसमें गैप्स रह जाते हैं और वो जल्दी फ्रीज़ नहीं होते, या दूसरे लफ्ज़ों में सॉलिडिफाई नहीं होते, वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होते। तो प्लांट्स जो लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं वो अपनी लिपिड फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड बाई लेयर है उसमें कौन से लिपिड्स, कौन से फैट्स या फैटी एसिड्स की मिकदार बढ़ा लेते हैं, वो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत ही लो टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर रीजन में ग्रो करते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि सेल वाल के बाहर या सेल वाल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म के बाहर आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स हो जाती है। तो इससे प्लांट्स कैसे निपटते हैं, देखें। अगर ये आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन आउट ऑफ सेल वाल हो तो इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है? क्योंकि सेल वाल एक थिक, रिजिड और डेड स्ट्रक्चर है। सेल वाल हाईली रिजिड होती है, हार्ड होती है। इसके बाहर अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही है, बहुत चिलिंग किस्म का टेम्परेचर है और आइस क्रिस्टल बन रहे हैं आउट ऑफ द सेल वाल, तो दिस इज़ंट एनी इशू। लेकिन अगर ये प्रोटोप्लाज्म यानी सेल वाल के अंदर जो लिविंग मैटर है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हम प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन करते हैं द लिविंग मैटर ऑफ द सेल विच इज़ साइटोप्लाज्म एज वेल एज द न्यूक्लियस। अगर प्रोटोप्लाज्म में आइस फॉर्मेशन हो जाए तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द प्लांट सेल। प्लांट सेल की डेथ हो सकती है, प्लांट सेल के फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अब बहुत सारे प्लांट्स हैं जो चिलिंग टेम्परेचर्स में ग्रो करते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं रोजेज़ की, हमारे पास एग्जांपल है मैपल्स प्लांट्स जो हैं, जैसे कश्मीर में बहुत ज़्यादा मैपल प्लांट्स, चिनार के दरख्त हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स ओक्स हैं जो आग के पौधे हैं। ये चिलिंग टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। तो फिर ये इस आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन से कैसे बचते हैं? बेसिकली ये अपने साइटोसोल, इनका जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है
उसके अंदर ऐसे सोल्यूट्स ऐड कर लेते हैं, ऐसे सोल्यूट्स पैदा कर लेते हैं जो सुपर कूल्ड लिक्विड बना देते हैं, जो साइटोसोल को सुपर कूल्ड लिक्विड बना देते हैं। अब सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है? वो लिक्विड जो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर भी सॉलिडिफाई ना हो और लिक्विड स्टेट में रहे। जैसे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज़ हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। पानी में कुछ सोल्यूट्स अगर ऐड कर लिए जाएं, कुछ साल्ट्स ऐड कर लिए जाएं, तो ये सुपर कोल्ड लिक्विड बन जाएगा। यानी ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, ये सॉलिडिफाई नहीं होगा, ये आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इन प्लांट्स जो कि चिलिंग टेम्परेचर्स में ग्रो करते हैं, उन्होंने अपनी बका के लिए अपने साइटोसोल के अंदर ऐसे सोल्यूट्स जनरेट कर लिए हैं जो सुपर कूल्ड, जो उनके साइटोसोल को सुपर कूल्ड लिक्विड बना देते हैं। यानी ये जो साइटोसोल है ये वहाँ पर भी फ्रीज़ नहीं होता। ये था हमारा टॉपिक, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स।